हेलो एवरीवन। तो उस वीडियो में हमें स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 10 से जो कि बात करता है डिटेंशन इन अ करेक्टिव इंस्टीट्यूशन। करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में रखा किनको जाता है जिनको सुधार की जरूरत है। तो उसमें लिखा हुआ वेयर फिर क्लॉज ए बताता है अ फीमेल ऑफेंडर इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो कोई भी फीमेल गिल्टी या तो सेक्शन 7 में या तो सेक्शन 8 में, या फिर उसका कैरेक्टर, स्टेट ऑफ हेल्थ, मेंटल कंडीशन ऑफेंडर किस तरीके से है, अदर सर्कमस्टेंसेस इस तरीके से एक्सपीडिएंट लगता है कि उसको डिटेन करके रखना चाहिए, सच टर्म और सच इंस्ट्रक्शंस आर डिसिप्लिन और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के लिए लॉफुल होगा कि पास कर पाए ऑर्डर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा, मतलब या अलग से, मतलब सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट देने के बजाय, मतलब के अलग से, मतलब उसके बदले, मतलब इम्प्रिजनमेंट देने से अच्छा है कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर कर देगी डिटेंशन उसको करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में। और करेक्टिव इंस्टीट्यूशन उसको रखा कितने दिन के लिए जाएगा? तो नॉट लेस देन 2 ईयर। तो 2 ईयर से कम का नहीं होगा, 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा, जहां तक कोर्ट को ठीक लगे। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ बिफोर पासिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर जब भी पास करती कोर्ट एक अपॉर्चुनिटी देगी ऑफेंडर को, सुना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफेंडर का जो कि कोर्ट को सुटेबल लगता है, ऑफ द केस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रीटमेंट सच एन इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो रिपोर्ट द प्रोविजन ऑफेंडर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफेंडर्स एक्ट। और उस, मतलब पहले उसको सुनेगी कि उसको क्या वो बोलना चाहता है, सुटेबिलिटी ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में जो उसको भेजा जा रहा है, या फिर रिपोर्ट, और उसके साथ ये वो रिपोर्ट दे दी कि प्रोबेशन ऑफेंडर को, जो मतलब प्रोबेशन ऑफिसर को, जो कि प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट में अपॉइंट किया गया है। फिर लिखा हुआ है द कोर्ट शैल रिकॉर्ड दैट इफ द सेटिस्फाइड दैट द कैरेक्टर, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर एंड अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, द ऑफेंडर इज लाइकली टू बेनिफिट सच इंस्ट्रक्शन एंड डिसिप्लिन एज अफोरसेड। तो कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया तो रिकॉर्ड कर देगा उसका कैरेक्टर, उसकी हेल्थ, उसका मेंटल कंडीशन, जो भी ऑफेंडर का, अदर सर्कमस्टेंसेस जो कि उसको लगता है कि ठीक है, बेनिफिट में है सच इंस्ट्रक्शन के या फोर्सिट में। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 की, सबसेक्शन 3 में जो भी प्रोविजंस बताए, तो जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के 1973 के, जो भी अपील से रिलेटेड है, रेफरेंस, रिवीजन या लिमिटेशन एक्ट है, जिसमें पीरियड डिफाइन किया गया है अपील का, फिक्स होगा, या फिर अप्लाई इन रिलेशन टू ऑफेंड ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सबसेक्शन 1। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर पास हुआ उसमें एप्लीकेबल हो जाएंगी, एज इफ द ऑर्डर हैड बीन अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द सेम पीरियड। तो उसी तरीके से कि एक ऑर्डर हुआ है इम्प्रिजनमेंट का सेम पीरियड के लिए, एज द पीरियड डिटेंशन ऑर्डर। तो सबसेक्शन 3 बात करता है सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बी मेड इन दिस बिहाफ। इसके बिहाफ में जो भी रूल्स बने हुए हैं उसको, ठीक है, सब्जेक्ट में याद रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है और ऑथराइज जो भी पर्सन है इसके बिहाफ में, मेड एनी टाइम एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ के बाद, जब भी एक्सपायर हो गया 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, जब भी डिटेंशन का ऑर्डर हुआ था करेक्टिव इंस्टीट्यूशन में, सेटिस्फाई हो गए हैं और उनको लगता है कि हाँ, देयर इज अ रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफेंडर इज लीड अ यूजफुल और इंडस्ट्रियस लाइफ, मतलब अब यूजफुल और इंडस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए ऑफेंडर तैयार है, तो डिस्चार्ज कर देंगे उसको इंस्टीट्यूशन से विदाउट कंडीशन और विदाउट सच कंडीशन एज एज मे बी कंसिडर्ड फिट। तो कंडीशन के साथ या बिना कंडीशन, जो भी कोर्ट को जैसा ठीक लगे वैसा, और उसको ग्रांट हर रिटर्न लाइसेंस, और उसको रिटर्न लाइसेंस दे देंगे सच फॉर्म एज में भी प्रिस्क्राइब की, जैसे कि प्रिस्क्राइब है। फिर कंडीशन जिससे ऑफेंडर को डिस्चार्ज किया गया सबसेक्शन 3 में, उसमें इंक्लूड किया जाएगा कि रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो रेसिडेंस है ऑफेंडर या सुपरविजन रखा जाएगा अदर्स ऑफेंडर की एक्टिविटी या मूवमेंट पे। तो कोर्ट जो कंडीशन पास कर रही है सबसेक्शन 3 में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगी कि उसको अपना रेसिडेंस बताना पड़ेगा ऑफेंडर को, और उसके ऊपर सुपरविजन रखा जाएगा ऑफेंडर की एक्टिविटीज के ऊपर, मतलब कि वो कहाँ पे जा रहा है, क्या मूवमेंट्स है उसकी। फिर सेक्शन 11 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ एड्रेस प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। तो वेयर अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड, तो कोई पर्सन अगर एक बार कन्विक्टेड हुआ है कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा,
बाय कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, कि या तो इस एक्ट में या फिर पनिशेबल हो रहा है सेक्शन 360, 365, 366, 368, सॉरी 366 ए, 366 बी, 367, 368, 370, 371, 372, 373 ऑफ आईपीसी, जिसके इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा है, 2 साल या उससे ज्यादा है। और कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल अदर कंट्री का ऑफेंडर जिसमें कमिट किया, कमिटेड इन इंडिया, मतलब कहीं भी उसको बाहर कहीं पे भी किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उसको कन्विक्ट किया है ऑफेंस के लिए, अगर वो इंडिया में कमिट किया होता उसको, तो पनिशेबल होता इस एक्ट में या फोर्सेड सेक्शंस जो कि ऊपर दिए गए हैं लाइक टर्म्स रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द रिलीज ऑफ प्रिजन, जब भी वो रिलीज होगा, आप विद इन अ पीरियड ऑफ 5 year आफ्टर रिलीज ऑफ प्रिजन, जिस दिन से प्रिजन से रिलीज हुआ, अगेन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, और फिर से वो अगर कन्विक्ट हो गया सेम ऑफेंस के लिए अंडर एनी ऑफ दो सेक्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 2 years और अपवर्ड्स बाय द कोर्ट, तो ऊपर रिलेटेड सेक्शंस में से फिर से कन्विक्ट हो गया और उसकी सजा उसको 2 साल से ज्यादा मिली कोर्ट के द्वारा, तो द कोर्ट में थिंक फिट एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन सच पर्सन also order that his residence and any charge of absence of such residence after release be notified according to the rules under section 23। तो जब भी उसको इम्प्रिजनमेंट पास की जा रही है, कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर ऑल्सो ऑर्डर ऑफ हिज रेसिडेंस, तो वो उसके रेसिडेंस और चार्ज जो भी है एब्सेंस ऑफ सच रेसिडेंस आफ्टर रिलीज जब भी वो नोटिफाई करेंगी, पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ सेंटेंस। 1 मिनट इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अंडर दो सेक्शंस इम्प्रिजनमेंट ऑफ टाइम, द कोर्ट में थिंग्स फिट at the time of passing of sentence of imprisonment of such person also order that his residence or any charge, sorry, any change and absence of such residence after release be notified। मतलब सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को एक बार कन्विक्शन हो चुकी है जो ऊपर मेंशन सेक्शन से आईपीसी के इस एक्ट में कहीं पे भी, और फिर से वो एक ऐसा ऑफेंस करता है इसमें 2 साल से अधिक सजा मिलती है इन्हीं सेक्शन में या इस एक्ट में आईपीसी के वो जो सेक्शन डिफाइन किए गए हैं, तो जब भी उसको पनिशमेंट होती है उसके बाद कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगी जिसमें उसको अपने रेसिडेंस को बताना पड़ेगा, या चेंज इन रेसिडेंस अगर वो करता है या एब्सेंस रहता है रेसिडेंस पे तो उसको बताना पड़ेगा, जो कि रूल बनाए गए हैं सेक्शन 23 में, 5 साल तक जब भी वो ऑर्डर पास हुए। एंड इफ एनी कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज, अब कोई भी कन्विक्शन है सेट असाइड हो गई है अपील में या अदरवाइज में, तो वो वॉइड हो जाएगी। मतलब जब ये आप जो आप कन्विक्शन थी वो सेटिस्फाइड हो गई अपील में, तो ये जो ऑर्डर हुए ये भी वॉइड हो जाएंगे। एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल आल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन द एक्जिस्टिंग पावर ऑफ रिवीजन, तो जब भी रिवीजन कर रही है हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट तो उसके पास भी सारे पावर्स आ जाएंगे। फिर एनी पर्सन टू चार्ज विद द ब्रीच ऑफ रूल, जिसने भी सबसेक्शन 1 का रूल का ब्रीच किया कि उसको अपना एड्रेस बताना था, अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो उसको ट्राई कौन करेगा, जो वही मैजिस्ट्रेट करेगा जिसके कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में है वो आदमी, जहाँ पे उसको अपनी लास्ट प्लेस नोटिफाई करना थी और जहाँ पे उसका रेसिडेंस है, जहाँ पे उसका रेसिडेंस सिचुएट करता है। सेक्शन 12 जो है वो ओमिट कर दिया गया है, उसमें था सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर एंड हैबिचुअल ऑफेंडर, तो उसको सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स अमेंडमेंट एक्ट से रिमूव कर दिया गया 26 जनवरी 1987 से। सेक्शन 13 बात करता है स्पेशल पावर ऑफ ऑफिसर एंड एडवाइजरी बोर्ड, तो देयर शैल बी फॉर ईच एरिया to be specified by the state government in this behalf special police officer appointed by or on behalf of that government for dealing with offenses under this act in the area। तो जो भी एरिया स्पेसिफाई किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा
इन दिस बिहाफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो होगा वो एक अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डील करेगा इस एक्ट के सारे ऑफेंसेस को। अब द स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो होगा वो उसकी रैंक इससे कम नहीं होगी, तो जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है उससे कम नहीं होगी। और 2 ये बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में कंसीडर नेसेसरी एक्सपीरियंस टू डू सो, कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्सपीरियंट है, मतलब जरूरत है ऐसा करने की, तो कन्फर कर सकते हैं रिटायर्ड पुलिस या मिलिट्री ऑफिसर को ऑल दी पावर जो कि कन्फर्ड की गई है इस एक्ट में स्पेशल पुलिस ऑफिसर को विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केसेस जनरली, किसी भी केस या क्लास ऑफ केसेस से रिलेटेड पर्सन को, मतलब सॉरी किसी भी पर्टिकुलर केस या क्लासेस ऑफ केस से डील करने के लिए। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन, तो ये वाली पावर किसको कन्फर्ड नहीं की जाएंगी, तो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को कन्फर्ड नहीं की जाएगी अनलेस सच ऑफिसर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज होल्डिंग द पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो पुलिस ऑफिसर को तब तक नहीं देंगे जब तक वो इंस्पेक्टर की रैंक का ना हो। मतलब इंस्पेक्टर से कम उसकी रैंक ना हो। फिर अगर मिलिट्री ऑफिसर को दे रहे हैं तो उसके पास एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज होल्डिंग पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर कमीशन्ड ऑफिसर। तो अगर मिलिट्री ऑफिसर को ये पावर दे रहे हैं तो जब वो रिटायरमेंट हो रहा था उसके टाइम पे उसकी जो पोस्ट थी वो उसकी कमीशन्ड ऑफिसर से कम नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है फॉर द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ऑफेंडर्स एक्ट में जो भी एफिशिएंट डिस्चार्ज करने के लिए फंक्शंस हैं, तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर शैल बी असिस्टेड बाय सच नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स। तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जहाँ पे अपॉइंट किया गया उसको नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स भी दिए जाएंगे जिससे वो अपना मतलब अपनी पावर्स को अच्छे से एफिशिएंट डिस्चार्ज कर पाए और उसको असिस्ट करने के लिए। और उसमें कुछ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स भी होंगी जहाँ पे जैसा प्रैक्टिकल हो, एज अ स्टेट गवर्नमेंट में थिंक्स फिट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे। फिर बी बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में एसोसिएट, तो स्टेट गवर्नमेंट किसको एसोसिएट कर देगा, स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अ नॉन ऑफिशियल एडवाइजरी बोर्ड। तो एक स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके साथ साथ स्पेशल पुलिस ऑफिसर को एक नॉन एडवाइजरी बॉडी भी दे देगा, नॉन ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडी, जिसमें 5 से ज्यादा लीडिंग सोशल वर्कर्स नहीं होंगे, जिसमें कंसिस्ट होंगे नॉट एक्सीड मतलब नॉट मोर देन 5 से ज्यादा लीडिंग सोशल वर्कर्स नहीं होंगे किसी भी एरिया के, और उसमें इंक्लूड की जाएगी वुमेन सोशल वर्कर, सोशल वेलफेयर वर्कर, जहाँ पे प्रैक्टिकेबल हो, मतलब जहाँ पे इनको अपॉइंट करना पॉसिबल वुमेन मिल जाए तो मतलब सही है और अच्छा है। टू असिस्ट हिम इन द क्वेश्चन जनरली इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ दिस एक्ट, कि जो वो उनका फंक्शन क्या होगा कि वो उनको असिस्ट करेंगे कि ये वाले एक्ट की जो फंक्शन है उसको अच्छे से डिस्चार्ज कर पाए। जनरल इंपॉर्टेंस की क्वेश्चन है जो कि वर्किंग ऑफ दिस एक्ट से रिलेटेड, उससे असिस्ट करेंगे वो। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी भी ऑफेंसेस का इस एक्ट में और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फॉर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है ऑफेंस का इस एक्ट में या फिर कोई अदर लॉ में जो कि टाइमिंग इस फोर्स में चल रहा है, वो डीलिंग कर रहा है किससे, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड, या फिर कोई ऐसे कमिटेड मोर देन वन स्टेट, या फिर कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एक से ज्यादा स्टेट में हुआ है, अपॉइंट ऑफ सच नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर एज अ ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे किसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, 1 मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट वाला ये पता नहीं कैसे क्यों नहीं चल रहा अभी। 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको यहाँ पे जनरली बता देता हूँ। तो दो तरीके के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के बारे में पढ़ के आ ही चुके हैं, और यहाँ पे अब ये हाईलाइट हो गया।
तो अपॉइंट कर सकती है सच नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एज ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर्स ऑन दे शैल एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड डिस्चार्ज ऑल द फंक्शन एक्सरसाइजेबल बाय द स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो किनको अपॉइंट करेगी? तो ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर्स को। वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करेंगे जो कि एक्सरसाइज कौन करता है? स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स करते हैं अंडर दिस एक्ट में, विद द मोटिवेशन दैट दे एक्सरसाइज सच पावर्स एंड डिस्चार्ज सच फंक्शन इन रिलेशन टू द होल ऑफ इंडिया। तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, जैसे कि वो सारे फंक्शंस जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं, वो एंजॉय करते हैं होल ऑफ द इंडिया में। फिर सेक्शन नंबर 14 बात करता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल। तो जो भी ऑफेंस है यहाँ पे वो कॉग्निजेबल होंगी। तो बोल रहा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी में कुछ भी लिखा होगा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी ऑफेंस पनिशेबल होगी एक्ट में वो क्या मानी जाएगी? कॉग्निजेबल मानी जाएगी इसकी मीनिंग में। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है। अरेस्ट विदाउट वारंट में ओनली बी मेड बाय द स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर हिज डायरेक्शन और गाइडेंस सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल। तो जो अरेस्ट विदाउट वारंट है वो कौन कर पाएंगे? केवल स्पेशल पुलिस ऑफिसर कर पाएंगे, उनके डायरेक्शन में, उनकी गाइडेंस में, उनके प्रायर अप्रूवल से कोई अदर पर्सन। और फिर बी सेक्शन मतलब सेकंड पॉइंट बात करता है व्हेन द स्पेशल पुलिस ऑफिसर रिक्वायर्स एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू हिम टू अरेस्ट विदाउट वारंट otherwise in presence of any person for an offense under this act। तो जब भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको लगता है कि जो कि उनके सबऑर्डिनेट हैं वो बिना वारंट अदरवाइज देन प्रेजेंस ऑफ एनी पर्सन, वो अपने प्रेजेंस के अलावा किसी और से अरेस्ट करवाना चाहते हैं किसी पर्सन को। जब भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से बोल रहे हैं कि अरेस्ट विदाउट वारंट करना है उनको, और बिना उनकी प्रेजेंस के, मतलब जो ऑर्डर पास कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस के बिना, तो ही शैल गिव दैट सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑर्डर इन राइटिंग। तो वो अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर राइटिंग में देंगे और उसमें स्पेसिफाई करेंगे कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है और कौन सा ऑफेंस उसने किया है। एंड द लेटर ऑफिसर, और जिस पर्सन को ऑफिसर मतलब जिस पर्सन को वो लेटर दिया है बिफोर अरेस्टिंग द पर्सन, जो भी पर्सन को वो अरेस्ट कर रहा है, मतलब जो ऑफिसर पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो वो इन्फॉर्म करेगा उस पर्सन को कि क्या सब्सटेंसेस हैं ऑर्डर में, और ऑन द बीइंग रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन, कि क्यों उस पर्सन को रिक्वायर किया जा रहा है। अगर मतलब वो पर्सन चाहे कि मुझे क्यों ये अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको बताना पड़ेगा और उसको ऑर्डर भी शो किया जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट बात करते हैं एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो कोई भी ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से कम नहीं, वो स्पेशली ऑथराइज हो गया है, स्पेशली ऑथराइज किया गया है स्पेशल पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और उसको रीजन टू बिलीव है दैट ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन्वॉल्विंग इन ऑब्टेनिंग द ऑर्डर, कि कुछ भी डिले हो रहा है इस ऑर्डर को लेते हुए, लेने में स्पेशल पुलिस ऑफिसर से, और कोई भी वैल्यूएबल ऑफिस एविडेंस है इस ऑफेंस से रिलेटेड, वो डिस्ट्रॉय या कंसील हो सकती है। और सर्च पर्सन इज कमिटेड सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस लाइकली टू एस्केप, कि जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उस लगता है सस्पेक्टेड है कि वो भाग जाएगा, और जो नेम ऑफ एड्रेस उस पर्सन का है वो अननोन है, और रीजन दैट सस्पेक्ट दैट अ फॉल्स नेम और एड्रेस हैज बीन गिवन, कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको फॉल्स नेम और एड्रेस दिया गया है, तो अरेस्ट कर सकते कंसर्न पर्सन को बिना सच ऑर्डर के, मतलब विदाउट सच ऑर्डर। बट सच केस शैल रिपोर्ट एज सून एज मे बी टू द स्पेशल पुलिस ऑफिसर। तो उसको अरेस्ट तो कर सकते हैं बिना वारंट के, लेकिन उसको रिपोर्ट कर दिया जाएगा जब भी उसको अरेस्ट कर लिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर को, एंड अरेस्ट सर्कमस्टेंसेस इन विच द अरेस्ट वाज मेड, कि किस सर्कमस्टेंसेस में उसको अरेस्ट किया गया। फिर सेक्शन 15 बात करता है सर्च विदाउट वारंट। तो अब बिना वारंट के इसमें सर्च भी किया जा सकता है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता है किसी और लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो वेन एवर पुलिस ऑफिसर, जो भी पुलिस ऑफिसर है, या तो वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हो या जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो,
उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड है बिलीविंग का, मतलब उसको ये लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऑफ़ेंस हुआ है कि पनिशेबल है इस एक्ट में या कमिट किया गया इस एक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन लिविंग इन एनी प्रीमाइसेस, कि किसी भी कोई ऐसे पर्सन के खिलाफ जो कि किसी प्रीमाइसेस में रहता है, एंड दैट सर्च ऑफ प्रीमाइसेस विद अ वारंट कैन नॉट बी मेड, और जो सर्च है उसका वारंट के साथ उस प्रीमाइसेस का नहीं हो सकता अनड्यू डिले के बिना। तो जो भी सर्च ऑफिसर है वो अपने ग्राउंड्स लिख के इस बिहाफ में एंटर कर सकता है प्रीमाइसेस में बिना वारंट के। फिर बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में सर्च करने से पहले जो कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर हो, वो 2 रिस्पेक्टेबल इन्हेबिटेंट्स को बुलाएगा, मतलब जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ की लोकेलिटी के। उसमें से एटलीस्ट वुमेन होना चाहिए ऑफ द लोकेलिटी इन व्हिच द प्लेस इज सिचुएटेड, मतलब जहाँ पे वो प्लेस जिसका सर्च किया जा रहा है वहाँ पे वो है। टू अटेंड एंड विटनेस, कि उनकी ड्यूटी रहेगी दो दो रिस्पेक्टेबल इन्हेबिटेंट्स की, कि वो यहाँ पे अटेंड करें, वो विटनेस बन जाए सर्च में, एंड may issue order in writing them or any of them to do so, और वो किसी भी पर्सन को यहाँ पे बुला सकता है, मतलब इनके लिए ही, मतलब ऑर्डर पास कर सकता है राइटिंग में कि उसको ये डू सो करने में ठीक लगता है, मतलब। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है द रिक्वायरमेंट एज टू द रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स बीइंग फ्रॉम द लोकेलिटी इज विद इन इज विच द place is to be such a situate shall not apply to the woman required to attend and witness the search। तो जो भी रिक्वायरमेंट है टू रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स की किसी भी लोकेलिटी में, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो वुमेन की बात हो रही है, वो भी वहाँ पे उसी लोकेलिटी की हो। तो कभी-कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वुमेन जो हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है इस तरीके की जिनको हम सर्च के लिए विटनेस बना सकें, तो फिर दूसरी लोकेलिटी की भी होंगी। तो एनी पर्सन हू विदाउट रीज़नेबल कॉज़, अगर कोई पर्सन है उसने बिना रीज़नेबल कॉज़ के रिफ्यूज़ या नेग्लेक्ट कर दिया अटेंड करने से, विटनेस बनने से सर्च में, जब भी उसको बुलाया गया था, जब भी उसको ऑर्डर यहाँ पे राइटिंग में डिलीवर किया गया था, टेंडर किया गया था, तो उसने कौन-सा ऑफ़ेंस कमिट कर दिया माना जाएगा? 187 का ऑफ़ेंस कमिट कर दिया माना जाएगा। तो जो भी स्पेशल पुलिस ऑफ़िसर है या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफ़िसर है, ऐसा केस में बी एंटरिंग द प्रेमाइसेस सबसेक्शन 1 शैल एंटाइटल टू रिमूव हिमसेल्फ ऑल पर्सन्स फाउंड देयरिन। तो ये ड्यूटी हो जाएगी कि जो भी स्पेशल पुलिस ऑफ़िसर या ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफ़िसर है, अगर वो किसी भी प्रेमाइसेस में एंटर कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी जो भी पर्सन उनको पाए गए वहाँ पे, उन सबको वो रिमूव कर देंगे उस जगह से। और जब भी ये लोग उस पर्सन को रिमूव कर देते हैं सबसेक्शन 4 में, तो उनको प्रोड्यूस किसके पास कर देंगे? एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट के पास कर देंगे। और एनी पर्सन प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 5, जब भी किसी पर्सन को सबसेक्शन 5 में मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको एग्जामिन किया जाएगा रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर द्वारा, कि उनकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए पर्सन का, और क्या-क्या उनको इंजरीज़ हुई हैं, वो मतलब क्या-क्या उनके ऊपर इंजरीज़ हैं वो, और फिर उनका रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़, मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण को क्या-क्या इंजरीज़ हुई हैं, या फिर कोई प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ तो नहीं है उनके अंदर। फिर एक्सप्लेनेशन में बता रहा है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा, तो वही जो यहाँ पे इंडियन मेडिकल काउंसिल्स एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। फिर सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 बात करता है कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होंगे या फिर ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर होंगे एज़ अ केस में, वो ऑर्डर कर सकते हैं अदर पर्सन को कि वो उसमें पार्ट लें, अटेंड करें, विटनेस बने सर्च में, और वो किसी भी तरीके के लायबल नहीं होंगे किसी भी क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में अपने खिलाफ, क्योंकि वो कोई भी काम अगर वो लॉफुली कर रहे थे, एनीथिंग लॉफुली डन इन कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ सर्च, की सर्च से रिलेटेड वो कुछ मतलब लॉफुल काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। 6 ये बात करता है कि जो भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, ट्रैफिकिंग पुलिस ऑफिसर हैं, वो सर्च कर रहे हैं इस एक्ट में, तो वो एक्कम्पनी करेंगे एटलीस्ट 2 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स की। तो जब भी किसी का सर्च कर रहे हैं, सर्च मतलब किसी पर्सन का आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे किसी लोकेलिटी का सर्च कर रहे थे, अब यहाँ पे किसी पर्सन का सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे वुमन भी हो सकती है।
तो उनको अपने पास एटलीस्ट 2 वुमेन पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए। और वेयर एनी वुमन और गर्ल इज़ रिमूव्ड अंडर सबसेक्शन 4, और जब भी कहीं कोई गर्ल या वुमन वहाँ पे उस जगह पे मिली और उसको इंटेरोगेट करने की ज़रूरत है, तो वो डन किसके थ्रू किया जाएगा, मतलब इंटेरोगेशन किसके थ्रू की जाएगी, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो इंटेरोगेशन कौन करेंगे, एज़ द प्रेजेंस ऑफ लेडी मेंबर ऑफ कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन की हैं, तो उनके थ्रू किया जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन में बता रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 17A। 17A के लिए रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन कौन होंगी, तो जो कि कुछ भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं इसके बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं जो भी। फिर जो भी प्रोविजंस है सीआरपीसी के 1973 के शैल सो फार एज मे बी अप्लाई इन एनी सर्च अंडर दिस सेक्शन। तो जो भी सीआरपीसी के प्रोविजंस है वो यहाँ पे सर्च होगा जो उसमें अप्लाई हो जाएंगे। मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द कोड। तो 94 के जो भी सेक्शंस के ऑर्डर रहते हैं उस तरीके से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मतलब सीआरपीसी के यहाँ पे प्रोविजंस जहां तक भी वो इनकंसिस्टेंट नहीं है तो अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। एंड एनी सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन शैल अप्लाई सर्च मेड अंडर द अथॉरिटी और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सीआरपीसी। 94 ऑफ सीआरपीसी की तरह की यहाँ पे भी उसका सर्च होगा। फिर रेस्क्यू ऑफ पर्सन। अब सेक्शन 16 बात करता है रेस्क्यू मतलब बचाव, किसी का भी बचाव करना। तो वेयर जो भी मजिस्ट्रेट है उनको रीजन टू बिलीव है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई या तो किसी पुलिस से या किसी अदर पर्सन जो कि ऑथराइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में या अदरवाइज, तो कि एनी पर्सन लिविंग कैरिंग ऑन, और मतलब कोई पर्सन है वो रह रहा है या कैरिंग ऑन कर रहा है और बीइंग मेड कैरी ऑन, मतलब या तो कर रहा है या उसको कराया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन किसी ब्रोथल में, तो ही में डायरेक्ट दैट द पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सस्पेक्ट। तो वो मैजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पे नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से कम नहीं किसी भी पर्सन को यहाँ पे वो बोल देगा कि वो किसी ब्रोथल में जाएं और आप उसको रिमूव करें, सच पर्सन को, और प्रोड्यूस बिफोर हिम, कि वो किसी ब्रोथल में जाएंगे और वहां से उन पर्सन को रिमूव करके अपने पास बुला लेंगे। और पुलिस ऑफिसर आफ्टर रिमूविंग द पर्सन शैल फॉरविड हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट इशूइंग ऑर्डर। तो जो भी पर्सन है जिनको यहाँ से हटाया जा रहा है उनको मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर दिया जाएगा जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। अब 16 में देखते हैं मैजिस्ट्रेट कौन सा यहाँ शेड्यूल दिया हुआ है, शेड्यूल में मैजिस्ट्रेट बताएं कौन कौन से मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर रहेगी। तो 16 में जो है आप हमेशा याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोई भी मैजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ 16 में सारे मैजिस्ट्रेट हैं। तो 15 के 5 में भी जिस मैजिस्ट्रेट को पावर थी वो सारे मैजिस्ट्रेट थे, मतलब मेट्रोपॉलिटन भी हो सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं, डीएम या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना भूल गया था कि यहाँ पे हर जगह मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैजिस्ट्रेट डिफाइन कहाँ किया हुआ है, तो यहाँ पे एक शेड्यूल दिया हुआ है। शेड्यूल में बताया जाएगा कि कौन से मैजिस्ट्रेट पास किस चीज की पावर किस मैजिस्ट्रेट के पास होगी। तो जैसे 7 के 1 में डीएम के पास पावर होगी, 14 के 4 में ये केवल जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास होगी। 16 में सब मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, याद रखिएगा। ये बताना मैं पहले भूल गया था, अब बता दिया आपको, आप याद रखिएगा ये चीजें। फिर इंटरमीडिएट कस्टडी ऑफ पर्सन रिमूव्ड अंडर सेक्शन 15 और रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16। तो जो भी पर्सन को सेक्शन 15 या सेक्शन 16 में रिमूव किया गया उनकी इंटरमीडिएट कस्टडी या रिमूवल के ऑर्डर का क्या होगा, मतलब कैसे होगा। तो जब भी कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर है उसने रिमूव किया किसी पर्सन को सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 15 में, या किसी पुलिस ऑफिसर जो कि रेस्क्यू करता है किसी पर्सन को सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 में, और वो किसी रीजन के कारण अनेबल टू प्रोड्यूस हिम है एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट के पास, जिसको भी रिक्वायर्ड था बाय सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 15 में, और जिन्होंने मतलब इशू किया था ऑर्डर सबसेक्शन 2 में ऑफ सेक्शन 16 में, तो वो फॉरविथ प्रोड्यूस कर देंगे किसके पास, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा बिफोर
बिफोर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, 1 मिनट इसको हाइलाइट कर दो क्योंकि हाइलाइट डबल हाइलाइट नहीं होने लगता है यहाँ पे, 1 मिनट। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, नहीं तो मैं हाइलाइट करने में बहुत टाइम चला जाता है। हाइलाइट का यहाँ पे ये चलता ही नहीं है। क्या हो जाता है, डबल हाइलाइट क्यों नहीं होता यहाँ पे, पता नहीं। 1 मिनट, देखता हूँ क्या है। तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास के पास उसको प्रोड्यूस कर सकता है, और उसके पास पावर होगा कि वो ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उसको प्रॉपर लगता है सेफ कस्टडी से रिलेटेड, अंटिल ही इज प्रोड्यूस बिफोर एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट। जब तक एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस नहीं कर दिया जाता, जब तक जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट कोई भी क्लास का होगा उसके पास जब भी प्रोड्यूस किया गया वो उसके लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है सेफ कस्टडी से रिलेटेड, एज द केस में बी द मैजिस्ट्रेट इशू द ऑर्डर। फिर प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड, तो कोई भी ऑर्डर यहाँ पे कब नहीं दिया जाएगा, retain in a custody in a subsection for a period exceeding 10 years, sorry 10 days। तो जो भी यहाँ पे डिटेंशन का ऑर्डर दिया जाएगा कस्टडी में, वो 10 डेज से ज्यादा नहीं दिया जाएगा सबसेक्शन में, और उसको रिस्टोर नहीं किया जाएगा किसी भी प्लेस या कस्टडी में पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि वो हार्मफुल इन्फ्लुएंस करेगा उसके ऊपर। तो जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट नहीं था, तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर पास किया है, तो वो उस पर्सन को कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगा जिसमें उसको किसी भी तरह की कस्टडी दे रहा हो एक्सीडिंग 10 ईयर से, 10 ईयर से ज्यादा की कस्टडी नहीं दे पाएगा, और ये किसी ऐसी पर्सन को उसकी कस्टडी नहीं दे पाएगा जो कि उसके लिए हार्मफुल इन्फ्लुएंस रखता हो, उसके ऊपर हार्मफुल इन्फ्लुएंस रखता हो। फिर सबसेक्शन 2 बात करता है व्हेन द पर्सन इज प्रोड्यूस बिफोर एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट, तो जब भी किसी पर्सन को एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया गया है सबसेक्शन 5 में, सेक्शन 15 के, और मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, तो उसको क्या दिया जाएगा कि गिविंग रीजनेबल गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उसको सुना जाएगा, और कॉज एनी इंजरी टू बी मेड एज द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर, सॉरी इंक्वायरी लिखा था, इंक्वायरी मेड एज द करेक्शन करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1। तो एप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर पास करने के पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे बीइंग हर्ड, और उसकी इंक्वायरी की जाएगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ मिली है वो करेक्ट है या नहीं है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 में। और फिर जो भी उसकी एज, कैरेक्टर और इंसिडेंट्स हैं, एंटीसीडेंट्स हैं पर्सन के, और सुटेबिलिटी, जैसे सुटेबिलिटी ऑफ हिज पेरेंट, जो भी उसके पेरेंट्स, गार्जियन, हस्बैंड जो कि उसकी टेक केयर कर सकते हैं, और नेचर इन्फ्लुएंस जो कि कंडीशन वो रखते हैं, होम लाइकली टू हैव ऑन हिम इफ ही सेंट होम, अगर वो उसको होम मतलब उसको घर भेजा जा रहा है फॉर द पर्पस हिट में डायरेक्ट, तो डायरेक्टली उसको किया, तो मतलब जब भी उसको पर्सन को ऐसा ऑर्डर किया जा रहा है कि हाँ उसको किसी के भी पास दे दिया, मतलब भेज दिया जा रहा है जो कि उसके पेरेंट्स है, गार्जियन या हस्बैंड है, जो कोई पर्सन उसके चार्ज में रख सकता है, तो उसके ऊपर एक कुछ कंडीशन इन्फ्लुएंस की जा सकती है, मतलब उसको घर भेज दिया जा सकता है। और डायरेक्ट किसको कर देंगे, प्रोबेशन ऑफिसर को डायरेक्ट कर देंगे, जो कि अपॉइंट किया गया प्रोबेशन ऑफिसर एक्ट में, कि उसकी ड्यूटी होगी कि वो इंक्वायर करेगा सारे सर्कमस्टेंसेस को पर्सनली ऑफ द पर्सन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज रिहेबिलिटेशन, और वो उसकी रिहेबिलिटेशन का काम करेगा। फिर जो भी मैजिस्ट्रेट है इंक्वायरी कर रहा है सबसेक्शन 2 में, वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उसको डीम प्रॉपर लगते हैं सेफ कस्टडी पर्सन की सेफ कस्टडी के लिए। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है वेयर अ पर्सन इज
रेस्क्यूड अंडर सेक्शन 16। अब कोई पर्सन अगर रेस्क्यू किया गया है, वो बच्चा माइनर है, मतलब इज अ चाइल्ड और माइनर, या तो चाइल्ड है या तो माइनर है, शैल बी ओपन टू द मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट के लिए ओपन होगा कि वो प्लेस कर पाएगा मैजिस्ट्रेट को और माइनर को। इंस्टीट्यूशन जो कि एस्टेब्लिश की गई है चिल्ड्रन एक्ट में, टाइमिंग इन फोर्स में, इन एनी स्टेट, जो भी उस स्टेट में चिल्ड्रन एक्ट में जो भी सेफ कस्टडी वगैरह मेंटेन की गई है या बनाई गई है। अब प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ, नो पर्सन शैल बी केप्ट इन अ कस्टडी फॉर अ पर्पस फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। तो किसी पर्सन को कस्टडी में 3 वीक से ज्यादा नहीं रखा जाएगा ऑर्डर में। वहां पे वो 10 डेज था, तो 10 डेज किसका था, जब वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट भी ऑर्डर पास कर रहा है, तो वो किसी भी पर्सन को 3 वीक से ज्यादा का ऑर्डर नहीं दे सकता। और कोई भी पर्सन होगा, और मतलब सॉरी, और किसी भी ऐसे पर्सन को उसकी कस्टडी नहीं दी जाएगी जो कि हार्मफुल इन्फ्लुएंस रखता है उसके ऊपर। तो सबसेक्शन 4 बात करता है कि वेयर द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 2। जब भी मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा सबसेक्शन 2 की इंक्वायरी करने के बाद की इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली वो करेक्ट है, और किसी को भी केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ही में ऑर्डर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5। तो सबसेक्शन 5 में जो ऑर्डर उन्होंने पास किए उनको ध्यान में रखते हुए वो ऑर्डर पास करेंगे कि उसको डिटेन किया जाएगा फॉर अ पीरियड नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। तो 1 साल से कम का नहीं होगा, और नॉट मोर देन 3 ईयर्स, तो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा ऑर्डर में कि प्रोटेक्टिव होम में उनको रखा जाए। और इन एनी अदर कस्टडी, और किसी अदर, और एनी सच अदर कस्टडी, मतलब किसी अदर कस्टडी में भी रख सकते हैं वो अपने ऑर्डर एंड राइटिंग में बता के, जो कि उनको लगता है कि सूटेबल होगा। प्रोवाइडेड दैट सच कस्टडी शैल नॉट बी फॉर बॉडी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन ऑफ अ रिलीजियस persuasion different from that of person that entrusted with the custody of the person। तो जब भी कोई कस्टडी दे रहे हैं यहाँ पे, वो ऐसी बॉडी और ऐसे पर्सन को नहीं दी जाएगी जिनका रिलीजियस परस्यूशन डिफरेंट है जिस पर्सन की कस्टडी दी जा रही है। तो उसमें कौन कौन से होंगे कि जो भी पर्सन इंचार्ज होंगे, प्रोटेक्टिव होम होंगे, और उनको उनको एक एक बॉन्ड भी भर के देना पड़ेगा, मतलब जिन पर्सन के पास उन लोगों की कस्टडी दी है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, मतलब प्रिवेंटिव होम में जहाँ पे जिन पर्सन्स के पास भेजा गया है, तो जिन पर्सन्स के पास भेजा गया, मतलब जिनकी कस्टडी में भेजा गया है, उन पर्सन्स को एक बॉन्ड भर के देना होगा कि वो उनकी नेसेसरी फीजिबल और अंडरटेकिंग जो कि मतलब कोर्ट ने दी है कि प्रॉपर केयर करेंगे, गार्डियनशिप करेंगे, एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे पर्सन का, और उसके ऊपर सुपरविजन रखेंगे, जैसे कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है, विच इन फोर्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो 3 साल से ज्यादा तक का नहीं, मतलब 3 साल तक के लिए इनको बॉन्ड देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन वाई बात करता है कि डिस्चार्जिंग फंक्शन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के जब फंक्शन वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट समन कर सकते हैं पैनल ऑफ 5 रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो 5 रिस्पेक्टेबल पर्सन को वो यहाँ पे समन्स कर सकते हैं। एंड 3 ऑफ whom shall whenever be practicable be women। तो जब ये फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे हैं सबसेक्शन 2 में, तो मैजिस्ट्रेट समन करके बुला सकते हैं पैनल 5 रिस्पेक्टेबल पर्सन का, उसमें 3 जो होंगी वूम शैल व्हेनेवर प्रैक्टिकेबल, जब भी प्रैक्टिकेबल मतलब ऐसा पॉसिबल हो तो वुमेन हो गए, और वो असिस्ट करेंगी उनको फॉर दिस पर्पस टू कीप द लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस सोशल वेलफेयर वर्कर्स की। वो उनकी मदद किस चीज में करेंगी कि लिस्ट बनाने में कि एक्सपीरियंस सोशल वेलफेयर वर्कर कौन है, पर्टिकुलरली वुमेन होना, मतलब वुमेन होना चाहिए सोशल वेलफेयर वर्कर्स में, इन द फील्ड ऑफ सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, कि वो इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन का बचाव करके रखे। और जो भी अपील होगी ऑर्डर सबसेक्शन 4 की, वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगी, और जिस कोर्ट ऑफ सेशन का डिसीजन यहाँ पे अपील में वो फाइनल माना जाएगा।
तो हमने यहाँ पे सेक्शन 17 तक पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 17A से पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यहीं तक करता हूँ।